दोस्तों एक फिल्म की वजह से पूरे भारत में हो हल्ला मच रहा है। कोई कह रहा है कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, कोई कह रहा है कि इसे बनाने वालों पर एफआईआर होनी चाहिए। इस फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी और केरल के सीएम कह रहे हैं कि इस फिल्म का केरल से कुछ भी लेना देना नहीं है। कई लोग तो इस फिल्म पर लव जिहाद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, कुछ इसे केरल और इस्लाम पर हो रही राजनीति का एक हिस्सा बता रहे हैं। सीधी सी बात है, जितने मुंह उतनी बात। लेकिन इसी डिबेट में सच कहीं गुम सा हो गया है। हिंदू या मुस्लिम से ऊपर उठकर हर एक भारतीय को ये सोचना चाहिए कि क्या सच में भारत की कुछ बेटियों को बरगलाया जा रहा है। फिल्म द केरला स्टोरी की स्टोरी में कितना सच है कितना झूठ, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी राय बनानी है आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही बनाएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों बात है साल 2021 की। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। इसके 2 दिन बाद एक मां ने भारत सरकार से गुहार लगाई कि मेरी बेटी को अफगानिस्तान से वापस लाया जाए और उस पर भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए। तालिबान के कब्जे के बाद हर एक भारतीय सकुशल भारत लौट आया था, लेकिन आखिरकार ये मां क्यों भारत सरकार से अपनी बेटी को भारत वापस लाने की गुहार लगा रही थी और आखिरकार क्यों वो ऐसा कह रही थी कि मुकदमा चलाओ वापस लाकर। दोस्तों इसके लिए हमें जाना होगा साल 2015 में। आईएसआईएस ने अफगानिस्तान के खुरासान प्रोविंस पर कब्जा कर लिया था और वहां पर अपनी एक नई नवेली ब्रांच खोली थी जिसका नाम रखा गया इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। और आईएसआईएस की तरह इसका भी शॉर्ट नाम रखा गया आईएसकेपी। इसी शाखा में अपना श्रमदान और इस्लाम के सरिया लॉ के जरिए चलने वाली जन्नत के इस हिस्से में हिस्सा लेने भारत से 21 पुरुष और महिलाएं पहुंच गए सीधे अफगानिस्तान। अब इस्लामिक जन्नत में इन महिलाओं के साथ आखिरकार क्या हुआ? आखिर यहाँ लाने के बाद इन महिलाओं का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? क्या इनका धर्म परिवर्तन भी हुआ था? क्या इनका कोई केरल से रिलेशन था? और क्या रिलेशन है इनका द केरला स्टोरी से? जानेंगे सब कुछ। इसके लिए हमें शुरू करना होगा शुरुआत से। दोस्तों साल 2015 के शुरुआती महीनों की बात है। 22 साल की मेरिन जेकब मुंबई के एक जानी मानी कंपनी में नौकरी कर रही थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है अपने ही एक स्कूल फ्रेंड से जिसका नाम था बेस्टिन विंसेंट। दोस्तों फिलहाल पूरे देश में ये बात आम सी हो गई है कि कई क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन करवाती है, लेकिन विंसेंट ऐसा लड़का था जिसने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था और नाम रख लिया था यहया। इस दोस्त ने अपनी नई लाइफस्टाइल के बारे में बताया और मरीन के हाथ में थमा दी कुरान। कहा कि अब तक जो कुछ भी सीखा है भूल जाओ, मेरी तरह ही पवित्र इस्लाम धर्म अपनाओ क्योंकि जन्नत का रास्ता इसी ओर से जाता है। बातों और दोस्ती दोनों का असर पड़ा मरीन पर। अब मरीन ने चर्च जाना बंद कर दिया था, अब जाती थी वो मस्जिद। मरीन का भाई किसी काम के सिलसिले में जब उसके पीजी पहुंचा तो उसकी रूममेट भी एक मुस्लिम थी। भाई ने देखा कि वो शाम को एक मुस्लिम कपल के साथ रुकती थी। जब भाई ने घर पर जाकर ये सब कुछ बताया तो जल्दी उसके घर वालों ने उसे घर बुला लिया। घर आते ही मरीन ने सबसे पहले अपना धर्म बदल लिया और इस्लाम धर्म अपना लिया। धर्म बदला तो नाम भी बदला गया। मरीन से अब वो मरियम बन गई। धर्म परिवर्तन के कुछ दिन बाद ही मरियम ने यहया से शादी कर ली। लेकिन धर्म परिवर्तन की ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। दोस्तों वैसे तो पूरी दुनिया में कई जगह धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो इस कहानी में महत्वपूर्ण है वो है यहया के घर में उसके सगे भाई का धर्म परिवर्तन। बेक्सन विंसेंट ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। अब इस्लाम कबूल किया तो नाम भी बदला गया, नाम रखा गया ईसा। चलो भाई धर्म परिवर्तन हो गया, नाम परिवर्तन हो गया, अब बारी थी शादी की और ये भी काम हो। और इस बंदे ने जिससे शादी की उसका नाम था निमिषा संपत। निमिषा एक हिंदू नायर फैमिली से बिलोंग करती थी और इन्हीं की मां ने भारत सरकार से 2021 में गुहार लगाई थी कि मेरी बेटी को अफगानिस्तान की जेल से बचा कर ले आओ। खैर फिर से आते हैं स्टोरी पर। निमिषा ने भी धर्म परिवर्तन किया और जैसे कि रिवायत है निमिषा का भी नाम बदला गया। निमिषा इस्लाम कबूल कर अब बन चुकी थी फातिमा। ये जो धर्म परिवर्तन की घटना इन भाइयों द्वारा अंजाम दी गई, इनमें मात्र 2 हफ्ते का गैप था। हालांकि केरल में लोग काफी पढ़े लिखे हैं और ऐसा माना जाता है कि लोग जितने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उतने ही बुद्धिजीवी होते हैं, और जो लोग जितने ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं वो इस बात का ज्यादा दिखावा करते हैं कि धर्म नाम की चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर अगर यही धर्म परिवर्तन की घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो मैटर अब तक सीएम तक पहुंच चुका होता। लेकिन जैसा कि मैंने केरल के बारे में बताया, वहाँ के लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यह भी एक छोटी सी बात थी वहाँ के लोगों के लिए जिस पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। जल्दी फातिमा प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। प्रेग्नेंट होने पर जी मचलना या हेल्थ इश्यूज होना आम सी बात है, लेकिन इन दोनों कपल्स का एक डेमोक्रेटिक देश में जी मचलने लगा। इन्हें भारत में घुटन सी महसूस होने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि अब तो एक ऐसे देश में निवास किया जाए जो इस्लामिक रूल के अंडर ऑपरेट हो।
और जहाँ भारत के बुद्धिजीवियों के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, रूल ऐसे हो जो अल्लाह ने बनाए हो, जैसे कि सरिया लॉ। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताना तो भूल ही गए। धर्म परिवर्तन के इस सिलसिले से 1 साल पहले की बात है। विंसेंट और एल्सी ने अपने दोनों बेटों के पहनावे में कुछ बदलाव देखा। दोनों बेटों ने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया था और पतलून ऐसी पहननी शुरू कर दी थी जो उनके टखनों तक भी नहीं आती थी। इस चेंज के बारे में जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि धर्म परिवर्तन हो चुका है। घर वालों ने सोचा कि बच्चे जवान हो चुके हैं, करने दो इनके मन की। कुछ दिनों बाद में 2 बंदियां जो कन्वर्टेड थी उनसे शादी भी कर ली इन्होंने। खैर शादी के बाद जिम चलने लगा तो ये लोग निकल गए श्रीलंका के लिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये कारपेट का बिजनेस करने गए थे और कुछ कहते हैं कि श्रीलंका गए हैं पढ़ाई के लिए। पढ़ाई किसकी? इस्लाम की। मरियम तो शादी के दिन से ही अपने घर वालों के कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन फातिमा अपने घर वालों के कांटेक्ट में थी और जब श्रीलंका के लिए निकली तो अपनी माँ से कभी कभार व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर बात किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये बातें भी बंद हो चुकी थी। अब घर वालों को टेंशन और शक दोनों हुआ तो वो पहुंचे पुलिस के पास। पुलिस क्या करती है? उन्होंने मामले को टाल दिया, शायद ये सोचकर कि घर वाले शादी के खिलाफ है। इसके बाद इन्होंने याह्या और ईसा के घर वालों से बात की तो सन्न रह गए। पता चला कि ये लोग श्रीलंका नहीं बल्कि अफगानिस्तान गए हैं। ये पहले ईरान पहुंचे, वहां से पैदल ही तारों के नीचे से अफगानिस्तान पहुंचे। इसके बाद पहुंचे ISKP के गढ़। अब ये दोनों बंदे याह्या और ईसा अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की लड़ाई में शामिल हो गए। यहाँ पर इन लोगों ने न सिर्फ बम धमाकों की प्लानिंग की बल्कि कई बम फोड़े भी। वहीं इधर फातिमा और मरियम क्या कर रही थी? वो कर रही थी घर के काम। इन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन ये खुश थी। और ऐसे ही एक दिन अचानक 2017 में रोज की तरह याह्या घर से तो निकला पर वापस नहीं लौट पाया। पता चला कि एक मुठभेड़ में अल्लाह को प्यारा हो गया। मरियम का सब कुछ उजड़ चुका था, लेकिन उसे सहारा मिला अब्दुल्ला अब्दुल रशीद का। दोनों ने शादी कर ली। कहा तो ये भी जाता है कि अब्दुल वो शख्स था जिसने याह्या और ईसा को इस्लाम में कन्वर्ट कराया था। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों का ब्रेन वॉश करने का मास्टरमाइंड यही था। आपको बता दें कि अब्दुल पहले से ही शादीशुदा था। शादी की थी सोनिया सेबेस्टियन से और सोनिया भी केरल से भाग कर आई थी और जैसे कि रिवाज था इनका भी नाम बदलकर आयशा कर दिया गया था। अब्दुल की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग रही है। वो केरल के कासरगोड का रहने वाला था। वो काम क्या करता था? पीस इंटरनेशनल स्कूल में युवाओं को भड़काकर ISIS ज्वाइन कराने का काम इसका मेन था। अक्टूबर 2019 में अब्दुल भी मारा गया और इन लोगों ने वो किया जिसे कहते हैं सरेंडर। जहां इन्हें रखा गया वो थी अफगानिस्तान की जेल। कासरगोड केरल की एक और महिला इनके साथ थी जो अपने डॉक्टर पति के साथ ISIS में सेवाएं देने आई थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिसंबर 2019 में भारत सरकार की जांच एजेंसियों ने इनसे काबुल की जेल में मुलाकात की और पूछताछ भी की, जिसका एक वीडियो भी बनाया गया। इस वीडियो में वो अपने किए पर पछता रही और कह रही कि हमें भारत ले चलो, वहाँ जो चाहे सजा दे डालो। भारत के संविधान के अनुसार जो सजा मुकर्रर की जाएगी वो उसे हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी, बस यहाँ से ले चलो, क्योंकि उन्हें वहाँ अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में लग रहा है। लेकिन भारत सरकार का इस पर क्या कहना है? दरअसल भारत सरकार इन्हें वापस लेने के मूड में नहीं है। और ये कहानी 1-2 भारतीयों की नहीं है, ऐसे ढेरों भारतीय हैं जिन्होंने ना जाने क्या सोचकर ISIS ज्वाइन कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि टोटल 32,000 लड़कियां ISIS में शामिल होने दुनिया भर से अलग अलग हिस्सों से इनके पास पहुंची थी, जिनमें से कुछ तो मारी गई। अब जो बच गई वो अपनी जान बचाती हुई टेंटों में घूमती फिर रही है और अपने देश से गुहार लगा रही है कि हमें वापस ले लो। ISIS के ये तथाकथित गढ़ तबाह हो गए हैं। इनके लड़ाके दूसरे देशों में भाग गए। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन ये लड़कियां अपने उन बच्चों को पाल रही है जिनके बाप कौन है उन्हें खुद भी इसका पता नहीं। इनके हालात देखकर दिल पसीज जाता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है? देश छोड़कर जाने वाली इन लड़कियों को एक बार फिर से देश में लाना चाहिए या फिर इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? कमेंट करके मैं जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।